हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्था के चौथे लेक्चर में आपको खिंचे हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आप संचित स्थितिज ऊर्जा के बारे में पहले बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि जो विरूपक बल है, मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार अथवा स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे कैनवस की बॉल ली, उसको दबाकर उसके बाद छोड़ दिया तो अपनी पुनः पूर्वावस्था में क्या करती है, लौट आती है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया, कहा कि अगर न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन ने कहा कि किसी वस्तु में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो अगर इस केस में बात करें कि अगर किसी गेंद को हमने कैनवस की गेंद को दबाया तब तो बल लगाया मैंने, ठीक है, लेकिन जब उसको छोड़ दिया तो इसमें कौन सा बल लगा, ठीक है, तो मतलब जिसकी वजह से वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लौटा। ठीक, इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यही बल जो है संचित होता है उसके अंदर, किसके अंदर, जब उसको हम दबाते हैं तो एक बल उसका क्या करता है, उस दबाने का विरोध करता है। तो इस तरीके से संचित हो जाती है बल, वो बल संचित हो जाता है प्रत्यानयन बल, जिसके कारण जब हम बल हटाते हैं तो उसी प्रत्यानयन बल के कारण वो बल पूर्व अवस्था में लौट आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे किसी खिंचे हुए तार में जो है संचित स्थितिज ऊर्जा, मतलब कोई तार पकड़ के खींच लिया, स्प्रिंग है पकड़ खींच ली गई, उसको छोड़ दिया गया, पुनः अपनी स्थिति में पहुंच गया। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि कोई तार है और लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, देखिए, माना कोई तार जिसकी लंबाई L है, F बल लगाने पर, L है, F बल लगाने पर उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि हो जाती है, स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मतलब एक कोई तार है, ऐसे ही देखिए, यहाँ पर ये कोई तार है, ठीक, ऐसे ये तार है आपका लटका हुआ है। अगर इसकी टोटल लंबाई L है, तो इसमें नीचे F बल लगाने पर यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है, स्मॉल l हो जाती है। ये सवाल में आपको कहा जा रहा है, मतलब मैंने ये स्टेटमेंट में लिखा है, ये इतनी क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो अब देखिए, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि जो है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, जो बल लगाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, विरूपक बल। विरूपक बल क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया आपको। विरूपक बल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस बल की वजह से कोई वस्तु विरूपित हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है, विरूपक बल है। समझ में आया सबको। ठीक, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि कोई तार है और ये विरूपक बल इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच रहा है। तो जिस तरीके से पहले प्रारंभ में लंबाई इसकी L है और अब लंबाई कितनी हो गई, स्मॉल l हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें आप, ठीक, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक वर्ड पढ़ा है मैंने, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अगर लिखें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया विरूपक बल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया प्रत्यानयन बल। परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्र, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रत्यानयन बल को हम नाप नहीं सकते और ये प्रत्यानयन बल उसी मुख्य बल का विरोध करता है, विरूपक बल का विरोध करता है, इसीलिए क्या है आपका, ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं प्रतिबल, ये आपका जो है प्रत्यानयन बल है F। ठीक, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की। किसकी बात करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति की। तो अगर अनुदैर्ध्य विकृति की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल L है अनुपातिक, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, स्मॉल l हुआ। ठीक है, क्या हो गया आपका, सॉरी, स्मॉल l बटे कैपिटल L होगा। क्या होगा आपका, स्मॉल l बटे कैपिटल L। मतलब देखिए, स्मॉल l में परिवर्तन हुआ किसके सापेक्ष, कैपिटल L के सापेक्ष। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या पढ़ा आपने, यंग प्रत्यास्था गुणांक पे आपने पढ़ा है y = अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अगर यहाँ पर हम सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा y = F/A और अपान स्मॉल l/L, ये लिख गया। ठीक, भिन्न को पलट देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, FL/AL।
ये हो गया। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें किसकी वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, स्मॉल एल, मतलब लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, अगर ये पता हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, या एफ की वैल्यू निकालें। अगर एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वाई ए एल बटे क्या हो जाएगा आपका, वाई ए, ये इधर वाई ए स्मॉल एल और बटे में कैपिटल एल, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो ये एफ हो गया, बल आपने निकाल लिया। ठीक, अब हम मानते हैं कि जो प्रारंभ में लंबाई है वो क्या है आपके पास, l बराबर 0 है, और बाद में l बराबर कितने तक वृद्धि हुई, l तक। ठीक है, क्या हुई, l तक, l बराबर कितने तक हुई, l तक। तो देखिए लिखिए, यदि तार को l बराबर 0 से l बराबर l तक खींचा जाए तो, ठीक है, तो तार में सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा एल के लिए एफ द्वारा किया गया कार्य, चलिए देखिए भाई, किसी काम को क्या कुल कार्य ज्ञात करना है आपको ना, ठीक है, तो छोटा कार्य क्या हो जाएगा। ठीक, अभी देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऐसे नहीं, देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं। देखिए तार में सूक्ष्म वृद्धि dl करने में f द्वारा किया गया कार्य, अब देखो किया गया कार्य अगर बात करें तो देखिए किया गया कार्य क्या होता है आपका, dw बराबर, ठीक है, dw बराबर f इंटू dl। आपने पढ़ा क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखिए इसमें f बल लगाने के बाद इसमें हमने कहा सूक्ष्म वृद्धि कितनी हुई, dl, तो कार्य बराबर छोटा का, अगर वृद्धि सूक्ष्म हुई है तो कार्य भी आपका सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो देखिए अतः l बराबर 0 से l बराबर l तक किया गया कुल कार्य। ठीक, तो देखो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ, 0 से l, कहाँ से करेंगे, 0 कितना बढ़ रहा है, 0 से शुरू होकर l तक बढ़ रहा है, मतलब पहले प्रारंभ में यहाँ पर था और बल लगाने के बाद यहाँ तक टोटल l तक बढ़ा, 0 से l तक, तो लिमिट हो गई 0 से l तक। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, f इंटू डी एल, क्या लिखेंगे, f इंटू डी एल। अब f का मान रख लेते हैं भाई, f का मान रखेंगे तो देखो वाई ए एल, f का मान रखने पर, या पहले इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं इस साइड में। ठीक, तो देखिए चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला लिखना है तो हो जाएगा, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर कितना होता है, x, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा w, यहाँ पर क्या हो जाएगा w, और बराबर अगर ये f की वैल्यू रख लेते हैं आपकी 0 से l, और f की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, ये देखिए YAL। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसको हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, किया रहने दीजिए, अभी यहीं पे वैल्यू रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा YA और क्या हो जाएगा, स्मॉल l बटे कैपिटल L। ठीक, और बराबर ये हो जाएगा DL। प्रारंभ में y भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, कॉमन कर लिया। ठीक, तो YA बटे L 0 से L और इंटू स्मॉल l इंटू डी एल। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, W बराबर YAL बटे, अब देखो L का इंटीग्रेशन, फार्मूला चूंकि आपने पढ़ रखा है, फार्मूला क्या होता है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n+1, ये होता है फार्मूला, इसी का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा l, भाई
आपको केवल x की यहाँ पर 1 पावर में मान सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास l की पावर 1 + 1 मतलब l स्क्वायर और पावर 1 + 1 2 और लिमिट कहाँ से 0 से l तक ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका y a l और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा l²/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा l²/2, अपर लिमिट से लोअर लिमिट लग गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखिए ये आप एक साथ लिख सकते हैं, इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं क्या, w = y_a_l²/2l, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक, देखिए चूंकि किया गया कार्य ही किस में परिवर्तित होता है, संचित ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए चूंकि किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा में नहीं ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अगर ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा U = W। ठीक, क्या हो जाएगा आपका U = W, मतलब U बराबर ये हो जाएगा YAL/2L। एक फार्मूला तो ये निकल आया। ठीक, यहाँ से संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या निकला आपका YAL। ठीक है, YAL, एक मिनट, स्क्वायर होगा यहाँ पर YAL² ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें YAL²/2L। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए ठीक, यहाँ से अगर देखें तो y समीकरण में अगर यहाँ पर देखो F = YA_l, तो इसको 2 भाग में हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं U = YA और l/L, इस तरह बना रहे हैं। ठीक है, YAL/L, तो ये बचा कितना आपके पास, यहाँ पर बचा l/2, बचा कि नहीं बचा, देखिए तो इस इतने भाग को हम लिख सकते हैं F। ठीक है, इस इतने भाग को देखिए यहाँ पर क्या है F है, तो इसको लिखिए U = F 1/2 × F × L, 1/2 F × L, एक फार्मूला ये बना आपका। ठीक है, इसको यहाँ पे ना लिख के थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा U बराबर आपका यहाँ से ½ और F × L। अब ये एक फार्मूला बना, मतलब F यहाँ पर क्या है, प्रत्यानयन बल है। ठीक, और जबकि L क्या है, विकृति है। ठीक, हिंदी में लिखना चाहें अगर तो लिख सकते हैं F जो है वो क्या है आपका प्रत्यानयन बल है, और जबकि स्मॉल l क्या है आपके पास, विकृति है। ठीक, अब उसके बाद हम एक बार फिर से समीकरण नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 से, पुनः समीकरण नंबर 1 से। ठीक, अगर समीकरण नंबर 1 की हम फिर से बात करें तो देखिए समीकरण नंबर 1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं U = YA और क्या लिख सकते हैं YA/2 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद एक बार लिखिए स्मॉल l/L, स्मॉल l/L, फिर एक बार स्मॉल l लिख लीजिए, स्मॉल l, और उसके बाद कैपिटल L लिखिए और इनटू कैपिटल L लिख लीजिए। L से गुणा भाग कर दिया गया। ठीक है, L से क्या कर दिया गया, गुणा भाग, देखिए कैपिटल L से गुणा भाग कर दिया गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें अगर, ठीक है, तो आपका YA/2, ठीक है, 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, या A को यहाँ से हटा के यहाँ पर लिखिए A और इंटू L, यहाँ से U बराबर 1/2 बाहर हो गया, ब्रैकेट में कितना बचा Y देखो केवल बचा क्या आपके पास Y और स्मॉल l/L। ठीक, और ये हो जाएगा आपका फिर से स्मॉल l/L और AL, ये भाई क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये हो जाएगा आपका आयतन, वॉल्यूम V हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए Y स्मॉल l/L, मतलब ये भी आपकी विकृति है, ये भी आपकी क्या है, विकृति है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है आपका, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, देखिए y = अभी यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, y = क्या पढ़ा है आपने, अनुदैर्ध्य देखो ये है, आपने FLY ये पढ़ रखा आपने। ठीक, यहाँ से देखिए
y बराबर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल l बाई एल। ठीक, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या u बराबर हाफ, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, या सिम्टम उसी में लिखा रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा y, और इंटू इसको लिख सकते हैं आप विकृति। क्या लिख सकते हैं विकृति, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये भी विकृति हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे कितना आयतन। हो गया। ठीक, ये सब हो गया आपका। अब देखिए y, भाई आपने y बराबर क्या पढ़ा है, चूंकि यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि आपने पढ़ा y इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, प्रतिबल बटे विकृति, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, अब अगर आपने y बराबर, तो यहाँ से देखिए ये बटे का निशान है बीच में, यहाँ से, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा y इंटू विकृति, तो यहाँ पर प्रतिबल लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा u बराबर, ऊपर लिखते हैं तो देखिए ये नया फार्मूला आपका क्या बनेगा, आप u बराबर 1/2 y इंटू यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबल, इसकी जगह पर विकृति की जगह, ये क्या हो जाएगा प्रतिबल। ठीक, और उसके बाद गुणे विकृति और गुणे आयतन, ये सारी चीजें एक साथ बनेंगी। y इज इक्वल टू देखिए हाफ, और उसके बाद y मतलब प्रतिबल विकृति और कितना आयतन। ठीक है, प्रतिबल विकृति और तार का आयतन। ठीक, देखिए ये अब यहाँ पर y नहीं रहेगा। ठीक है, ये y नहीं रहेगा, ये चीज तीन चीज आपका एक नया सूत्र बनाएंगे, y इज इक्वल टू हाफ और ये चीज। ठीक, ये आपका क्या है नया सूत्र है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू क्या है हाफ प्रतिबल बटे, इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर इतने भाग की जगह पर आपको क्या लिखना है प्रतिबल, देखिए इस इतने भाग की जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबल गुणे विकृति और गुणे कितना आयतन, ये आपका एक नया सूत्र होगा। ठीक, इस तरीके से ये संचित ऊर्जा है, आप इसमें से इतने सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये इन सभी सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बात समझे। अब इसमें एक चीज़ और बचती है आपके पास, पाइसन निष्पत्ति। क्या बचती है, पाइसन निष्पत्ति। ठीक है, इतना सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है पाइसन निष्पत्ति। क्या है आपके पास, पाइसन निष्पत्ति या पाइसन अनुपात। चलिए देखते हैं, पाइसन अनुपात, पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात। अब देखिए पाइसन अनुपात क्या होता है। पाइसन अनुपात की परिभाषा होती है पार्श्व विकृति तथा जो है अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। देख लेंगे, देखिए पाइसन अनुपात बराबर ये हो जाएगा आपका पाइसन अनुपात बराबर, ये होता है आपका पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, अब इससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे पार्श्व विकृति क्या होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए पार्श्व विकृति क्या होती है। ठीक, जैसे प्रारंभ में किसी तार की मोटाई जो है वो, उसका व्यास जो है वो कैपिटल डी है, खींचने के बाद उसका कितना हो जाता है स्मॉल डी। तो आपको पता है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी बाई क्या होता है कैपिटल डी। ये आपका हो जाएगा क्या, बोलिए, ये जो है आपका मतलब पार्श्व विकृति हो जाएगी। तो पार्श्व विकृति के बारे में जानेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए स्मॉल डी बाई कैपिटल डी।
ठीक, और अनुदैर्ध्य विकृति आपको पता है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसकी भिन्न को पढ़ देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, स्मॉल डी कैपिटल एल बटे कैपिटल डी और स्मॉल एल। ये हो गया आपका पाइसन अनुपात। समझ में आया? ठीक, देखिए पाइसन अनुपात की परिभाषा फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक, समझ में आया? डेफिनेशन अगर देखें तो लिख लेंगे, पार्श्व विकृति, क्या लिखेंगे, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला लिखा आपको, आपका पाइसन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। सिग्मा बराबर होता है स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। अगर पार्श्व विकृति की बात करें, ठीक है, अगर किसी भी जो है तार की मोटाई जो है प्रारंभ में डी है और उसके बाद उस पर बल लगाने के बाद, मतलब खींचने के बाद उसकी मोटाई कितनी हो जाती है, स्मॉल डी, तो विकृति के हिसाब से स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, ये अनुदैर्ध्य विकृति होगी। इसको पढ़ दिया तो सिग्मा बराबर हो गया आपका स्मॉल डी एल और कैपिटल एल, कैपिटल डी और स्मॉल एल। इस तरीके से ये हो गया आपका पाइसन अनुपात। ठीक है, आगे जो है अगला टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।